गुड मॉर्निंग क्लास। तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक हो, आज हमें क्या पढ़ना है? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन के बारे में पढ़ना है। देखो बेटा, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको बोज आइंस्टाइन गैस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने बोज आइंस्टाइन गैस के ऊपर कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो बता रखी है। तो अगर आपको नहीं पता है बोज आइंस्टाइन गैस के बारे में, तो पहले आप ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखना, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि कहीं वहाँ पर हमने पूरा डेरिवेशन किया था, तो उन डेरिवेशंस को मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ, तो आपको पता नहीं चलेगा ये डेरिवेशंस कहाँ से आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पढ़ना है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। अच्छा, होता क्या है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन? देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे बोसोन्स के बारे में पता होना चाहिए। बोसोन्स क्या होते हैं? जिनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, जिनका जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल एच कट के फॉर्म में होता है। मतलब कि इंटीग्रल एच कट की फॉर्म में, जैसे 1h कट, 2h कट, 3h कट एंड सो ऑन, इस फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। ये सारी बातें मैं पहले करके आ चुकी हूँ, तो आपको बोसोन्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन क्या होता है? जो अपने पास बोज आइंस्टाइन गैस वाली सिचुएशन थी ना, वो एक टेम्परेचर पर होती है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उस टेम्परेचर पे एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। तो जब हम टेम्परेचर को इस क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर देते हैं, तो जो पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में यानी कि लोअर स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, जब हमारा जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो गया, तो जो पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आना शुरू हो गए, तो जो अपना ग्राउंड स्टेट है वहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे। तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें निकालने होते हैं कि कितनी वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को जो हमारा टेम्परेचर है, ये क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो जितना भी टेम्परेचर है उस पर जो ही हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्साइटेड टू लोअर स्टेट में आए हैं, ग्राउंड स्टेट में आए हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। तो हमें वो पार्टिकल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस प्रोसेस में या इस टॉपिक में जो हमारे एक्साइटेड टू लोअर स्टेट में आ गए, यानी कि जिनकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है वहाँ पे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। अपने पास क्या है, बहुत ही आसान है, ध्यान से सुनते रहना जो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोज आइंस्टाइन गैस, और बोज आइंस्टाइन गैस वाले टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही ये आपको समझ में आएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, तो किसी ने भी अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो आप देखिए, देन आप ये वाली वीडियो देखिए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होएगा। Okay, when temperature of Bose-Einstein gas is lower from the critical temperature यानी कि TC, the number of particles fall rapidly into the ground state। मैंने बताया कैसे कि जो बोज आइंस्टाइन गैस है वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है और उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। तो जब हम अपना टेम्परेचर या फिर उस वो जो गैस होती है, देखो बोज आइंस्टाइन गैस क्या है, असेंबली ऑफ बोसोन्स। असेंबली ऑफ बोसोन्स को हम क्या बोलते हैं? बोज आइंस्टाइन गैस। मतलब वहाँ पे बहुत सारे बोसोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोसोन्स की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्या होते हैं बोसोन्स, मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो अब क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ बोज आइंस्टाइन गैस इज लोअर फ्रॉम द क्रिटिकल टेम्परेचर, देन द नंबर ऑफ पार्टिकल फॉल रैपिडली इनटू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो जो हमारे पास, मान लो ये एक्साइटेड स्टेट है और ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट पे यहाँ पे पार्टिकल सिचुएट है बहुत सारे। ठीक है, तो वो जब यहाँ पर हैं तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर, मान लो मैंने टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर जो हमारा लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर कर दिया इस पूरे प्रोसेस का, तो ये पार्टिकल यहाँ पे जंप करना शुरू कर देंगे, यहाँ पे मतलब लोअर स्टेट में आना शुरू हो जाएंगे। लोअर स्टेट में आ जाएंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। वो जो इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की, वो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं कितने होंगे। ठीक है, द रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज द बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैंने बताने की कोशिश की है, तो बेटा ध्यान से सुनोगे ना तो कुछ भी एक भी बात इसमें ऐसी नहीं है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि जिसे हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल n से, फॉर अ परफेक्ट बोज आइंस्टाइन गैस इज गिवन बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि हम बोज आइंस्टाइन गैस में फाइंड आउट करके आए थे, n इज इक्वल टू v अपॉन में h³ 2 पाई m k t रेस टू पावर 3/2 इंटू में a
प्लस ए स्क्वायर 2^3/2 प्लस ए क्यूब 3^3/2 एंड सो ऑन। बेटा अगर आपने बोज-आइंस्टाइन वाला टॉपिक नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं आएगी ये इक्वेशन कहाँ से आई। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 बोल दिया। यहाँ पर ए क्या है, डीजेनरेसी पैरामीटर। डीजेनरेसी क्या होता है भाई, डीजेनरेसी ये समझ सकते हो आप सिंपल लैंग्वेज में, रिपीटिंग टर्म्स, जो टर्म बार बार रिपीट हो रही है उन्हें हम डीजेनरेसी बोलते हैं। और यहाँ पर ए हमारा डीजेनरेसी पैरामीटर है। बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में डीजेनरेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको पता होना चाहिए डीजेनरेसी क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हो कि डीजेनरेसी रिपीटिंग टर्म्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो है हमारे पास ए इज द डीजेनरेसी पैरामीटर। द डेविएशन इन द बिहेवियर ऑफ बोज-आइंस्टाइन गैस। देखो बोज-आइंस्टाइन गैस है वो सिचुएशन सिचुएट करती है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया, तो जो बिहेवियर है बोज-आइंस्टाइन गैस में कुछ तो डेविएट करेगा वो बिहेवियर, तो वही है द डेविएशन इन द बिहेवियर ऑफ द बोज-आइंस्टाइन गैस फ्रॉम दैट ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज कॉल्ड द डीजेनरेसी। यानी कि हमारे पास क्या है, कई बार 1 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है डीजेनरेसी, डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि डीजेनरेसी क्या है। डेविएशन ऑफ द behavior of Bose-Einstein gas from that of a perfect gas is called a degeneracy। ठीक है, the degeneracy is a function of parameter A। ये हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो अगर तो हमारी इस इक्वेशन में a की वैल्यू मच लेस देन 1 है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और सिर्फ ये बच सकती है n, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल टर्म्स बन जाएंगी। तो v अपॉन में h³ 2πm/3/2 इंटू में a, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बन गए अब, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे मैंने क्या है a की वैल्यू, जब आपको डीजेनरेसी फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे तो आपको a फाइंड आउट करके आना होगा, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो a मेरे पास कितना आ गया, n/v h³ 2πm/3/2। तो यहाँ से क्या आ गया, a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/v, जो पार्टिकल डेंसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसे हम बोल सकते हैं पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ से दिख रहा है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। तो इसका मतलब दस व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द पार्टिकल डेंसिटी, जब जब पार्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगा और डिक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा, देन वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस। तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, इंक्रीज करेगी। मतलब के बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेशन में डीजेनरेसी इंक्रीज करती है। क्यों करती है, जब भी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर पार्टिकल डेंसिटी को इंक्रीज कराते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू इंक्रीज होगी। हैंस देयर इज अ डेविएशन बोज-आइंस्टाइन गैस। तो हमारे पास बोज-आइंस्टाइन गैस में क्या आएगा, डेविएशन, क्योंकि उसके लिए टेम्परेचर फिक्स है और यहाँ पे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है भाई, डीजेनरेसी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, अब हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर बोज-आइंस्टाइन गैस के लिए। फॉर द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास डीजेनरेसी क्या होगी, 1। डीजेनरेसी क्या है, रिपीटिंग वैल्यू, जो हायर ऑर्डर्स में वैल्यूज आ जाए। a इज इक्वल टू 1 एंड पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। तो ये जो इक्वेशन है मेरे पास, ये इक्वेशन यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू 1 पुट करूँगी फॉर ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में अब पहले हमें ये देखेंगे ना, ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो n इज इक्वल टू v अपॉन में h³ 2πm/3/2। यहाँ पे a की जगह मैंने 1 रखा, यहाँ पे भी a था, सबकी a की जगह मैंने 1 पुट किया। जब इस टर्म को मैं सोल्व करूँगी तो क्या हमारे पास 2.612 एक वैल्यू आती है, ठीक है। इसको सबको सोल्व करके, अगर आपको शक है कि ये वैल्यू नहीं आएगी तो आप सोल्व करके देख सकते हो। तो n/v इज इक्वल टू 2πm/kT/h³। यहाँ पे v मैं यहाँ ले गई, ये मेरे पास क्या आ गई, पार्टिकल डेंसिटी। ये क्या है, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो 2πm/kT⁻³ डिवाइडेड बाय h³ इंटू में 2.612, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच, अब वो हमें निकालना है टेम्परेचर एट विच द पार्टिकल डेंसिटी इज मैक्सिमम, जिस पर पार्टिकल डेंसिटी मैक्सिमम होगी, इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर हमारा T इज इक्वल टू TC, इस इक्वेशन में जो टेम्परेचर है उसको मैं TC टेम्परेचर के इक्वल रख दूँ तो क्या है, n/v क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो 2πm/kT, T की जगह मैंने TC रख दिया, ठीक है, बाय h³⁻³ 2.612। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या होगी, 2, ठीक है।
ये आ गई थी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या है, एन एच क्यूब इधर चला गया, ये 2.612 इधर आ गया, तो ये हो गया 2 पाई एम के टी सी रेस टू पावर 3/2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 3/2 पावर इधर जाएगी तो 2/3 पावर हो गई, इस पूरी टर्म की 2/3 पावर हो गई। यहाँ पे क्या बच गया, 3 पाई एम के टी सी। ठीक है, यहाँ पे टी सी यानी कि टेम्परेचर तो फाइंड आउट करना होगा, टी सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एम के एन एच क्यूब 2.612 रेस टू पावर 3/2। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द बोज आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोज आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको स्टैटिक्स टिप्स पे करनी है तो ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये कोर है सिलेबस की। ठीक है, तो ये बातें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो वहाँ पर बोज आइंस्टाइन एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था, एन आई इज इक्वल टू में जी आई ई रेस टू पावर अल्फा इंटू में बी रेस टू पावर बीटा यू आई माइनस का 1। यू इज़ द एनर्जी था, जी इज़ द नंबर ऑफ द सेल था, एन आई इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे। ठीक है, अल्फा अपने पास एक कांस्टेंट था फॉर ग्राउंड स्टेट यू आई। अब ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं तो यू आई की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, 0 ना, तो जी आई इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, जी आई क्या है, नंबर ऑफ सेल्स, वो हमारे ग्राउंड स्टेट में है तो हमारे पास 1 सेल होगी। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन नोट इन द ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं इन द ग्राउंड स्टेट एन नोट से डिनोट कर रही हूँ, इन द ग्राउंड स्टेट आर गिवन बाय। तो एन नोट क्या बन जाएगा, ये एन आई जो है ग्राउंड स्टेट के लिए ले रही हूँ, तो एन नोट इसकी वैल्यू 1, ई रेस टू पावर अल्फा, ई रेस टू पावर यहाँ पे क्या हो गया 0 माइनस 1, ई रेस टू पावर 0 1 होता है, एन नोट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ई रेस टू पावर अल्फा माइनस 1। तो ये वो पार्टिकल्स है जो हमारे ग्राउंड स्टेट में होंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन बाय, टोटल कितने पार्टिकल होंगे, ये जो हम पार्टिकल लेके आए हैं, n इज इक्वल टू एन नोट प्लस में n1। n1 क्या है बताती हूँ, देखो n1 जितने भी पार्टिकल जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, v डिवाइडेड बाय में एच क्यूब 2 पाई एम के टी रेस टू पावर 3/2 a प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन, जो पूरा एक्सप्रेशन था वो n1 है। तो n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, जितने भी, देखो n नोट है अपने ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, n1 एक्साइटेड स्टेट में इस टाइम पे ज़्यादा है ना, टीसी टेम्परेचर पे, ये कब है, टीसी टेम्परेचर पे है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है तो इनको मैंने डिनोट कर दिया है n1 से। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, n जो हमारे पास टोटल नंबर पार्टिकल है, जितने यहाँ पे प्रेजेंट है और जितने यहाँ पे प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यही तो होंगे। ठीक है, तो n1 अपना इतना है, n बाई वी इज इक्वल टू, ये हमारी इक्वेशन आ गई थी 2 पाई एम के टी सी एच क्यूब रेस टू पावर 3/2 इंटू में 2.612। ठीक है, तो अब अपने पास आ गया ये टी सी, इस इक्वेशन में से मैंने टी सी अलग ले लिया मल्टीपल में, इस रेस पूरे की पावर 3/2 इंटू में टी सी रेस टू पावर 3/2 अलग से लिख सकती हूँ ना मैं। तो क्या हो गया, ये टी सी हमारा इधर आ जाएगा, तो एन टी सी रेस टू पावर 3/2 इंटू में 2.612 वी डिवाइडेड बाय एच क्यूब 2 पाई के रेस टू पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर हो गई 5th। ठीक है, अब 5th और 4th इक्वेशन क्या थी, 4th इक्वेशन थी ये, देखो एन नोट की वैल्यू अपने पास आ गई, n1 की वैल्यू अपने पास आ गई, दोनों की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं आ जाएंगे। तो क्या है, n1 इज इक्वल टू में n टी रेस टू पावर 3/2 इंटू में इतना टी रेस टू पावर 3/2 इंटू में यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, a इज इक्वल टू 1 है तो v अपने पास n1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई टी सी रेस टू पावर 3/2 इंटू में 2.612 टी रेस टू पावर 3/2, यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। तो अगेन ये टर्म सोल्व करके मेरे पास क्या आएगा 2.612 एक पहले ही है, दोनों कैंसिल आउट। तो n आई कितना बच गया, n1 कितना बच गया, n इंटू में टी रेस टू पावर 3/2, ये अपने पास जो अपने टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद आया वो, ये पीछे हम लेके आए थे ना। तो n1 मेरा क्या आ गया, n इंटू में टी रेस टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई टी सी रेस टू पावर 3/2। ठीक है, अब n1 कितना आ गया, n टी बाई टी सी रेस टू पावर 3/2। अब इस 7 इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन में, देखो मेरे पास n1 की वैल्यू आ गई 7, इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। ठीक है,
तो n इज इक्वल टू n नोट प्लस में n1 की वैल्यू क्या है, n इंटू में t बाय में टी सी रेस टू पावर 3/2। तो n नोट यानी कि ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे अब, n माइनस का n नो n माइनस n, हाँ n माइनस n जो n1 लेके चले थे वो, अच्छा n1 की तो वैल्यू पुट कर दी, t बाय टी सी, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, n यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस टी बाई टी सी रेस टू पावर 3/2। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे उस टाइम पे, जब हमारा टेम्परेचर टी से कम हो जाएगा, तब हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में सिचुएट करेंगे उनका हमें निकालना था। ये है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। इसमें एक डीजेनरेसी टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो 1-2 बार ज़रूर देखना, इसको ध्यान से पढ़ना, और कुछ समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।